हवेली, मुख्य हॉल। समय देर रात। गोली चलने की आवाज के बाद हवेली में भयावह चुप्पी छा जाती है। सान्या खून से लथपथ आरव के पास घुटनों पर बैठी है। उसके सफ़ेद कपड़े आरव के खून से लाल हो चुके हैं, लेकिन वो सदमे में है। न चीखती है न रोती है। वो अपने बेजान हाथों से आरव के जख्म को दबाने की कोशिश कर रही है। तभी प्रधान सिंघानिया, आरव के पिता, और उनकी पत्नी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। प्रधान सिंघानिया, आंखें सिकड़ी हुई, आवाज में गुस्सा और आतंक। ये क्या हो गया? आरव, मेरा बेटा! वो आरव की तरफ दौड़ते हैं और उनका नज़ारा सान्या पर पड़ता है। प्रधान सिंघानिया सान्या को धक्का देते हुए पूरी ताकत से, दूर हो जाओ मेरी औलाद से। तुमने तुमने ये क्या किया, हत्यारी! सान्या जमीन पर गिर जाती है। वीरेंद्र, जो सान्या के पिता हैं, जो हवेली में एक व्यावसायिक मुलाकात के लिए मौजूद थे, दौड़कर आते हैं। वीरेंद्र, प्रधान सिंघानिया के सामने खड़े होते हुए, आवाज में अनिश्चितता। साहब, थोड़ा रुकिए, आप बिना सोचे समझे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम? ये खून, ये हॉल और ये औरत जिसे मेरा बेटा तलाक देने वाला था। इसे छोड़ दो वीरेंद्र, वरना तुम भी। वरना क्या साहब? मेरी बेटी को यहाँ इसलिए लाया गया था कि वो आपके गोल्डन बॉय की पत्नी बने। आप अपनी नाकामियों का इल्जाम एक बेबस लड़की पर नहीं लगा सकते। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। सान्या कांपती हुई फुसफुसाहट में, डैड, हमें अस्पताल जाना होगा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर। समय सुबह के शुरुआती घंटे। सिंघानिया परिवार, आरव का भाई या चचेरा भाई, चाचा चाची, दादी अस्पताल में जमा है। एक दूसरे से कानाफूसी हो रही है, लेकिन सबकी आंखें नफरत से सान्या पर टिकी हैं, जो एक कोने में अकेली बैठी है। वीरेंद्र और सान्या की छोटी बहन अनु उसके पास आकर बैठते हैं। आरव का चचेरा भाई जोर से, ताकि सब सुने। सब जानते हैं ये शादी सिर्फ एक दिखावा थी। आरव इस रिश्ते से आज़ादी चाहता था और इसे सिंघानिया वारिस की कुर्सी इतनी प्यारी थी कि इसने। अनु विरोध करते हुए, बस कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका भाई अंदर मौत से लड़ रहा है और आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। दीदी, सान्या उसे प्यार करती थी। आरव की दादी ठंडी अधिकारपूर्ण आवाज में, प्यार नहीं, लालच था। ये उस वीरेंद्र की बेटी है जिसने हमारे व्यापार को तबाह करने की कोशिश की थी। ये परिवार हमारी बर्बादी का वारिस है। वीरेंद्र सीधे दादी की आंखों में देखते हुए, दादी जी, आज मेरा सम्मान दांव पर नहीं, आज मेरे बच्चे की जान दांव पर है। मेरी बेटी यहाँ अकेली नहीं है, मैं उसे इस आग से बचाऊंगा। पात्र विकास पर संवाद। अनु सान्या के कंधे पर हाथ रखती है। दीदी, डैड बदल गए हैं, वो अब हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। सान्या आंखें बंद करके, आंसू बहते हैं। डैड, मुझे डर लग रहा है। अगर आरव को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वीरेंद्र दृढ़ता से, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम निर्गुनाह हो। अब मैं वो कमजोर आदमी नहीं रहा जो सिंघानिया के सामने सर झुकाता था। तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा ढाल हूं। सुबह डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी उनकी तरफ भागते हैं। डॉक्टर, सिंघानिया जी, मिस्टर आरव की हालत, हम उनका जीवन बचाने में सफल रहे हैं। गोली निकाल दी गई है, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं। उन्हें होश नहीं आया है। सब राहत की सांस लेते हैं। प्रधान सिंघानिया की आंखें भर आती हैं। प्रधान सिंघानिया डॉक्टर से, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर, अभी नहीं, और उन्हें पूरी शांति चाहिए, कोई भावनात्मक तनाव नहीं। डॉक्टर के जाते ही प्रधान सिंघानिया पलटकर सीधे सान्या की तरफ बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर राहत नहीं, बल्कि और भी गहरा गुस्सा है। प्रधान सिंघानिया क्रोध से कांपते हुए, जिंदा है वो, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम अब भी हमारी नजरों में कातिल हो। जब तक मेरा बेटा खुद कुछ नहीं कहता, तुम इस हवेली और इस परिवार से दूर रहोगी। तुम इस अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। संघर्ष का क्लाइमैक्स। वीरेंद्र क्रोध से प्रधान सिंघानिया का हाथ पकड़ते हुए, आप मेरी बेटी को आदेश नहीं दे सकते। अगर आपने उसे फिर से अपराधी कहने की हिम्मत की तो मैं मीडिया और पुलिस को वो सब बताऊंगा जो आपके परिवार ने सालों से छुपाया है। याद रखिए, आप सब भी संदिग्ध हैं। वीरेंद्र सान्या का हाथ पकड़ता है और उसे अनु के साथ अस्पताल से बाहर निकल जाता है। सान्या एक आखिरी बार आरव के कमरे की तरफ देखती है, जहां कांच के पार उसका जीवन साथी, उसका इल्जाम और उसका भविष्य अधर में लटका है। वीरेंद्र अपनी बेटी के साथ कार में बैठते हुए
वो पीछे मुड़कर सिंघानिया परिवार को एक निर्भीक नजरों से देखता है। एक पिता जिसने डर को त्याग कर सम्मान को चुना है। हवेली की ओर लौटते हुए सानिया को महसूस होता है कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। स्थान: आरव और सानिया का बेडरूम, सिंघानिया हवेली। समय: शादी के 6 महीने बाद। अस्पताल के बाहर की बेंच पर बैठी सानिया की आंखें बंद थीं। अतीत की एक कड़वी शाम उसकी आंखों के सामने घूम गई। शादी की शानदार रातें, महंगे तोहफे और फिर ये खालीपन। आरव हमेशा की तरह देर रात घर लौटा था। टाई ढीली थी और आंखों में थकान नहीं बल्कि एक अजीब दूरी थी। सान्या शांत पर आवाज में दर्द। आप कहाँ थे आरव? आरव ने जैकेट सोफे पर उछाली। सान्या की तरफ देखा तक नहीं। आरव बेपरवाही से, जरूरी काम से। तुम क्यों हर बात की पड़ताल करती हो? ये शादी एक समझौता है सान्या, इसे प्यार का नाम देकर उलझाओ मत। सान्या उठकर पास जाती है। समझौता? मैंने तो अपना सब कुछ दिया है। आपकी लापरवाही, आपकी देर रात लौटना, सब सहा है। आप कम से कम मेरी तरफ देखिए तो सही। आरव ने हंसकर अपनी कलाई पर लगी महंगी घड़ी देखी। आरव: तुम्हारी तरफ? तुम अपने पिता की तरह हो सान्या, हमेशा कुछ पाने की होड़ में, हमेशा हिसाब मांगती हुई। तुम मुझे कभी नहीं समझोगी। ये सुनकर सान्या वहीं जम गई। उसी रात सान्या ने आरव की तकिया के नीचे तलाक के कागजात रखे देखे थे। ये याद अब उसे चुभ रही थी। क्या उसके पास आरव को गोली मारने का कारण नहीं था? ये सवाल अब उसी के दिमाग में जहर घोल रहा था। स्थान: सिंघानिया हवेली, स्टडी रूम। समय: वर्तमान, रात। वीरेंद्र ने अपनी सारी जान पहचान इस्तेमाल कर सान्या को घर में वापस जाने का एक मौका दिया, केवल अपनी निजी चीजें लेने के लिए। तुम्हें कुछ नहीं मिला, वीरेंद्र ने उसे निर्देश दिया था। तुम बस अपनी चीजें लेने आई हो। लेकिन सान्या का मकसद अलग था। वो जानती थी कि उसे फंसाया जा रहा है और उसे अपनी बेगुनाही का सबूत यहीं कहीं आरव के स्टडी रूम में मिलेगा। सान्या धीरे धीरे हवेली में दाखिल हुई। हर परछाई उसे घूर रही थी। आरव के स्टडी रूम में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। उसकी नजरें मेज पर रखी एक पुरानी फाइल पर पड़ीं, जिसका शीर्षक था प्रधान बनाम वीरेंद्र, 2005 का समझौता। जैसे ही उसने फाइल खोली, प्रधान सिंघानिया के गुस्से भरे शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। ये उस वीरेंद्र की बेटी है जिसने हमारे व्यापार को तबाह करने की कोशिश की थी। फाइल में वीरेंद्र द्वारा प्रधान सिंघानिया को धोखा देने के सबूत थे। एक बड़ा व्यापारिक सौदा जो वीरेंद्र ने अचानक पलट दिया था, जिससे सिंघानिया परिवार को भारी नुकसान हुआ था। सान्या का दिल डूब गया। गोली मारने की घटना एक पारिवारिक झगड़ा नहीं बल्कि वर्षों पुरानी बदले की आग भी हो सकती थी। स्थान: हॉस्पिटल, वेटिंग एरिया और प्राइवेट रूम। समय: वर्तमान। अगले दिन सान्या अपनी बहन अनु के साथ फिर से अस्पताल के आसपास थी। दूर से आरव को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी आरव के चचेरे भाई अभिमन्यु, नया पात्र, का प्रवेश होता है। वो शानदार सूट पहने हुए हैं और उसकी आंखों में दुख से ज्यादा महत्वाकांक्षा की चमक है। वो इस वक्त सिंघानिया व्यापार को संभाल रहा है। अभिमन्यु एक कृत्रिम मुस्कान के साथ सान्या के पास आकर, ओ भाभी, आप यहाँ? आप जानती हैं ना कि परिवार आपको यहाँ देखना पसंद नहीं करेगा। सान्या: मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पति को देखने आई हूँ। अभिमन्यु फुसफुसाहट में, पति? आपको तो वारिस की कुर्सी दिखाई दे रही होगी। आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि अगर आरव को कुछ हो गया तो वारिस मैं बनूंगा और तब आपके सारे सबूत धरे के धरे रह जाएंगे। अन्नू गुस्से से, आप उसे डरा रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? अभिमन्यु: मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूं छोटी। यह हवेली एक जंगल है और जंगल के नियम खून से लिखे जाते हैं। अभिमन्यु चला जाता है। अन्नू सान्या का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अन्नू: ये आदमी खतरनाक है दीदी, इसकी आंखें सही नहीं हैं। मैं सब सुन रही हूं। मैं आपकी ढाल बनूंगी, लेकिन आपको भी लड़ना होगा। स्थान: आरव का प्राइवेट रूम। समय: देर शाम। सान्या सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर कमरे के बाहर के गलियारे में एक छोटे से शीशे से झांकती है। आरव बेड पर लेटा हुआ है, मशीनें बीप बीप कर रही हैं। तभी नर्स अंदर आती है
और रोशनी ठीक करती है। आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है। सान्या का दिल जोर से धड़कता है। वो बेजान नहीं है, वो उसे देख रहा है। आरव की आंखें कमरे में घूमती हैं और फिर सीधे उस कांच के शीशे पर आकर टिक जाती हैं जहां सान्या खड़ी है। वो सान्या को देखता है। उसकी आंखें नफरत से भरी नहीं है, बल्कि उनमें एक गहरी पीड़ा और सवाल है। वो कुछ कहना चाहता है, उसका मुंह खुलता है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। वो सर्जरी के कारण बोल नहीं पा रहा था। सान्या के होंठ कांपते हैं। वो खामोशी से उसे देखती है। उसका पति, जो अब भी उसे अपराधी मानता है या नहीं, ये जानने का कोई तरीका नहीं है। वो एक आंसू पूंछती है और वहां से चली जाती है, ये जानते हुए कि इस खामोशी ने सवाल और भी गहरे कर दिए हैं। सिंघानिया हवेली, मुख्य हॉल, समय सुबह। अगले दिन सिंघानिया हवेली में पुलिस का जमावड़ा था। एसपी वर्मा, जो अपनी तेज तर्रार जांच के लिए जाने जाते थे, प्रधान सिंघानिया के सामने खड़े थे। एसपी वर्मा शांत पर गंभीर आवाज में, प्रधान साहब, आपके परिवार में ये वारदात हुई है। हमें हर कोण से जांच करनी होगी। माफ करना, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है, वो गोली कहाँ से चली? प्रधान सिंघानिया, जिनका चेहरा चिंता और गुस्से से सिकुड़ा हुआ था, ने अपने बेटे अभिमन्यु, चचेरे भाई, की ओर देखा। प्रधान सिंघानिया गुस्से से, ये तो साफ है इंस्पेक्टर, मेरी बहू सान्या पर शक है। वो रात को हॉल में थी और उसने आरव को धोखा दिया था। तभी वीरेंद्र, जो सान्या की फात आया था, बीच में बोला। वीरेंद्र दृढ़ता से, ये क्या बकवास है? आपका बेटा गोली खाकर अस्पताल में है और आप बिना सबूत के मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर, कृपया पेशेवर ढंग से जांच करें। आरव सिंघानिया कोई मामूली आदमी नहीं है, उसके कई दुश्मन हो सकते हैं। एसपी वर्मा ने एक फाइल खोली और अपनी टीम की तरफ इशारा किया। मिस्टर वीरेंद्र सही कह रहे हैं। हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते आरव ने एक बड़े बिजनेस डील में अपने पार्टनर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। दूसरा, एक पुरानी प्रेमिका भी है जो आरव से शादी करना चाहती थी और अब विदेश में रहती है। ये पारिवारिक मामला कम, किसी का बदला ज्यादा लगता है। प्रधान सिंघानिया और वीरेंद्र के बीच तीखी बहस हुई। हवेली का हॉल जंग का मैदान बन गया था। स्थान सिंघानिया हवेली, एक शांत कमरा। समय शाम। दादी जी, जो प्रधान सिंघानिया की मां थीं, इस वक्त हवेली की सबसे बड़ी मेट्रियार्क थीं। वो एक अलग ही चाल चल रही थी। उन्होंने सान्या और वीरेंद्र को बुलाया। दादी जी, शांत लेकिन लहजा स्टील जैसा सख्त था। तुम दोनों ये बचकानी लड़ाई बंद करो। मेरा पोता अस्पताल में है और तुम यहां मीडिया के सामने हमारा मजाक बनवा रहे हो। वीरेंद्र, दादी जी, मेरा मजाक नहीं बन रहा, मेरी बेटी पर इल्जाम लग रहा है। इल्जाम लगे या ना लगे, हमें परिवार की इज्जत बचानी है। वीरेंद्र, तुम मेरी मदद करोगे। बाहर की दुनिया को लगना चाहिए कि हम सब एकजुट हैं, कम से कम जब तक आरव ठीक नहीं हो जाता। सान्या पहली बार आवाज उठाती है। माफ करना दादी जी, लेकिन मैं ऐसी झूठी एकजुटता का हिस्सा नहीं बन सकती। अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो सबूत ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं हत्यारी नहीं हूं। दादी जी घूर कर देखती है। बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही, मैं सिंघाना नाम की मदद कर रही हूं। अब यहां से जाओ। मेरी शर्त मानोगे वीरेंद्र, या चाहते हो कि मैं मीडिया को तुम्हारे पुराने धोखे के किस्से बता दूं? वीरेंद्र चुपचाप सिर झुका लेता है। वो जानता था कि दादी के सामने हार मान लेना ही इस वक्त सान्या के लिए सबसे अच्छा था। एक अस्थायी समझौता। स्थान पुलिस स्टेशन, जांच कक्ष। समय रात। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां छा गई। उसी रात एसपी वर्मा सान्या को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, पर इस बार सिर्फ पूछताछ के लिए नहीं। एसपी वर्मा, सान्या जी, हमारे पास एक नया गवाह है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो हमले की रात आपकी हवेली के पास से गुजर रहा था, उसने दावा किया है कि उसने गोली चलने से ठीक पहले आपको और आरव को हॉल में लड़ते हुए देखा था और फिर उसने आपको हथियार के साथ आरव के करीब देखा था। सान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ था, उसने आरव को बचाने की कोशिश की थी। सान्या कांपते हुए, ये झूठ है, मैं तो। एसपी वर्मा, ये सब अदालत में साबित होगा। फिलहाल हमारे पास इस मामले को हत्या के प्रयास में बदलने के लिए पर्याप्त सबूत है। हमें आपको अस्थायी रूप से हिरासत में लेना होगा। सान्या ने वीरेंद्र की तरफ देखा, जिसकी आंखों में फिर से डर और लाचारी थी।
जैसे ही एक महिला कांस्टेबल सान्या के पास आई, सान्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सान्या खुद से, अब लड़ाई सच में शुरू हो गई है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, जेल, और बाहर खड़ी दुनिया जो उसे अब गोल्डन वायरस की हत्यारी कहने वाली थी। स्थान पुलिस हिरासत, एक छोटी गंदी कोठरी। समय रात। सान्या के जीवन में पहली बार उसके चारों ओर इतनी अंधेरी और डरावनी खामोशी थी। पुलिस हिरासत की लोहे की सलाखों के पीछे वो अकेली थी और उसके मन में दुनिया भर का शोर था। हत्यारी, लालची, धोखेबाज, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे अपने बेगुनाह होने पर कोई संदेह नहीं था, पर दुनिया अब सिर्फ वही मान रही थी जो सिंघानिया परिवार कह रहा था। अगली सुबह सान्या को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मीडिया का हुजूम बाहर टूट पड़ा था। सान्या का चेहरा अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गया। सुनहरे वारिस को मारने की कोशिश में बहू गिरफ्तार। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने जोर दिया कि सान्या फरार हो सकती है और सबूत नष्ट कर सकती है। सबने सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। तभी वीरेंद्र का वकील खड़ा हुआ। वीरेंद्र, जिसने पिछले 24 घंटों में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। वीरेंद्र अदालत में जोर से, हुजूर, मेरी बेटी निर्दोष है। मैं उसकी जमानत के लिए अपनी पूरी संपत्ति, अपने व्यापार के कागजात, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रखने को तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ वो कहीं नहीं जाएगी। वो भागने वाली नहीं, बल्कि अपने पति के गुनहगार को पकड़ने वाली है। वीरेंद्र की आवाज में वो नया साहस था जो सान्या ने पहले कभी नहीं देखा था। कोर्ट ने भारी जमानत राशि पर सान्या को अस्थायी जमानत दे दी। वीरेंद्र ने सान्या को आज़ादी दिलाई, लेकिन बदले में वो आर्थिक रूप से लगभग टूट चुका था। स्थान सिटी अस्पताल, आरव का प्राइवेट रूम। समय जमानत के बाद। जमानत मिलने के बाद सान्या को एक ही चीज की जल्दी थी, आरव को देखना। वीरेंद्र और पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा में उसे अस्पताल ले जाया गया। सान्या धीरे से आरव के कमरे में दाखिल हुई। आरव अब पहले से ज्यादा स्थिर था, पर अभी भी बोल नहीं पा रहा था। उसका शरीर तो खामोश था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। आरव ने सान्या को देखा। सान्या उसके पास गई और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। सान्या फुसफुसाहट में, आंसू रोकते हुए, आरव, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था, पर मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। आरव ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड की चुप्पी, और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने सान्या का हाथ नहीं झटका, वो बस उसे देखता रहा। आरव की आंखों में एक अजीब सा द्वंद था। क्या वो उस पर शक कर रहा था, या वो ये जानना चाह रहा था कि असली अपराधी कौन है? उसकी आंखें कठोर नहीं थीं, बल्कि खोजी थीं। सान्या को लगा कि आरव शायद उस पर पूरी तरह शक नहीं कर रहा है। वो चाहती थी कि आरव कुछ बोले, पर वहां सिर्फ मशीनों की आवाज थी। स्थान अस्पताल के बाहर एक कॉफी शॉप। समय उसी दिन। सान्या बाहर निकली। उसे अकेलापन महसूस हो रहा था जब एक आवाज आई। दीपक, शांत गंभीर आवाज। सान्या भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। दीपक आरव का बचपन का दोस्त और उसका निजी बॉडीगार्ड और बिजनेस में भरोसेमंद सहायक था। वो हमेशा आरव के साथ रहता था, पर हमले की रात वो शहर से बाहर था। सान्या हैरान, दीपक, तुम? मुझे लगा कि तुम भी मुझ पर शक करते हो। दीपक सीधे आंखों में देखते हुए, मैं आरव को बचपन से जानता हूं, और मैं आपको भी जानता हूं। आप एक बुरे रिश्ते से तंग थीं, पर आप हत्यारी नहीं हैं। सिंघानिया परिवार मुझ पर भी शक कर रहा है, क्योंकि मैं हमले की रात वहां नहीं था। दीपक, मैंने आरव के लिए अपनी जान दी है। वो मेरा भाई है, और मैं जानता हूं कि अगर आपने ये नहीं किया तो परिवार के अंदर कोई और है जिसने किया है। मैं परिवार के खिलाफ जा रहा हूं भाभी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप निर्दोष हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। सान्या को लगा जैसे उसे पहली बार कोई असली सहारा मिला हो, एक ऐसा आदमी जो सिंघानियों की शक्ति की परवाह किए बिना सच के लिए खड़ा हो रहा था। ये वफादारी जो सिंघानियों के खिलाफ थी, सान्या के लिए एक नई उम्मीद थी। स्थान सिंघानिया हवेली, मुख्य प्रवेश द्वार। समय शाम। जमानत के कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने घोषणा की कि आरव को घर लाया जा सकता है। एम्बुलेंस और पुलिस सुरक्षा के बीच आरव को व्हीलचेयर पर हवेली के अंदर लाया गया। सान्या भी उसके पीछे पीछे आई। प्रधान सिंघानिया, सुभद्रा देवी और अभिमन्यु ने सान्या को घूर कर देखा। हर आंख में शक और नफरत थी।
आरव को जब उसके कमरे में ले जाया गया तो सान्या ने देखा कि हवेली अब एक आलीशान घर नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुकी थी। हर कमरा, हर कोना तनाव और संदेह से भरा हुआ था। आरव अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसने पहली बार सान्या की तरफ देखकर बहुत धीरे से सिर्फ अपनी आंखों से एक इशारा किया। सान्या को लगा कि वो शायद उसे अपनी तरफ आने का संकेत दे रहा है। लड़ाई बाहर की दुनिया से अब हवेली के अंदर आ चुकी थी, जहां सबसे बड़े दुश्मन उसके परिवार के अंदर ही छिपे थे। आरव के कमरे को अब एक अस्थायी आईसीयू में बदल दिया गया था। प्रधान सिंघानिया ने सख्त आदेश दिया था कि सान्या को आरव से दूर रखा जाए, लेकिन डॉक्टर ने साफ कर दिया कि आरव की देखभाल के लिए एक ही परिचित व्यक्ति को उसके साथ रहना होगा। मजबूरी में प्रधान सिंघानिया को सान्या को आरव के कमरे में रहने की इजाजत देनी पड़ी। ये कमरा अब एक युद्ध का मैदान था। सान्या देखभाल कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु, आरव का चचेरा भाई, और आरव की दादी सुभद्रा देवी बारी बारी से कमरे में आते, सान्या पर नजर रखते और उसे परेशान करते। दादी सुभद्रा देवी सान्या की ओर देखते हुए कठोर आवाज में बोली, पानी इतना ठंडा नहीं होना चाहिए। क्या तुम जानबूझकर मेरे पोते को जुकाम लगाना चाहती हो? अपनी जगह मत भूलो लड़की, तुम यहाँ एक कैदी की तरह हो। सान्या बिना कुछ कहे पानी बदलती, पर उसकी आंखें आरव पर टिकी रहती। वो जानती थी कि उसे अपनी हर हरकत पर नियंत्रण रखना होगा। स्थान सिंघानिया हवेली, कॉरिडोर, समय उसी हफ्ते। अभिमन्यु ने आरव की बीमारी का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। उसने आरव के बिजनेस फैसलों को पलटना शुरू कर दिया और खुद को कार्यकारी वारिस घोषित करने की तैयारी कर ली। उसका असली निशाना सान्या थी। एक शाम अभिमन्यु चुपके से आरव के कमरे में आया। आरव सो रहा था। उसने जल्दी से सान्या के बैग में एक चिट्ठी डाल दी, जो दिखती थी जैसे सान्या किसी को आरव को मारने के लिए पैसे दे रही हो। अभिमन्यु मन में बोला, ये सबूत कल पुलिस को मिल जाएगा और फिर ये हत्यारी जेल के अंदर होगी और वारिस की कुर्सी मेरी। अगले ही पल सान्या की छोटी बहन अनु कमरे में दाखिल हुई। उसने अभिमन्यु को कुछ गड़बड़ी करते हुए देख लिया था। अनु दबे लहजे में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे थे अभिमन्यु? आरव के कमरे में क्या काम था? अभिमन्यु ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ओ अनु, मैं तो बस भाई के लिए एक जरूरी फाइल लाया था। चिंता मत करो, तुम अपनी दीदी को ही देखो, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी कल तक। अनु को शक हुआ। अभिमन्यु के जाते ही उसने सान्या का बैग चेक किया और वो झूठी चिट्ठी ढूंढ निकाली। अनु ने शांत स्वर में सान्या से कहा, दीदी ये देखो, अभिमन्यु तुम्हें फंसाना चाहता है। सान्या ने वो चिट्ठी फाड़ दी। अब उसे यकीन हो गया कि हमलावर भले ही कोई हो, लेकिन अभिमन्यु भी इस गंदी राजनीति में शामिल है। स्थान आरव का कमरा, समय 2 दिन बाद। पुलिस पूछताछ के लिए फिर से हवेली आई। एसपी वर्मा को अभिमन्यु ने कुछ नए सबूत यानी टूटी हुई झूठी चिट्ठी के टुकड़े दिए थे। पुलिस ने सान्या से तीखे सवाल करने शुरू कर दिए। कमरे में तनाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एसपी वर्मा ने सान्या से कहा, उस रात आपने आरव को कहाँ मारा? उस गवाह का कहना है कि आप दोनों के बीच जोरदार बहस हुई थी। क्या आपने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया? सान्या बस खड़ी थी, कुछ बोलने को नहीं था। उसे लगा कि वोट टूटने वाली है। तभी आरव ने बिस्तर पर अपनी पूरी ताकत लगाई। वो धीरे से अपना दायां हाथ उठाने की कोशिश करने लगा। वो बोल तो नहीं सकता था, पर उसका इशारा साफ था। आरव ने धीरे धीरे अपनी पूरी शक्ति लगाकर सान्या का हाथ पकड़ा। पुलिस, सिंघानिया परिवार और सान्या सब हैरान रह गए। आरव का ये इशारा जोरदार चीख से ज्यादा ताकतवर था। नहीं, ये नहीं किया। एसपी वर्मा का चेहरा बदल गया। अगर घायल पीड़ित खुद आरोपी को बचा रहा है, तो उन्हें जांच का रुख बदलना होगा। एसपी वर्मा ने प्रधान सिंघानिया से कहा, लगता है आपके बेटे को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। हम जांच जारी रखेंगे, लेकिन हिरासत की कार्रवाई अभी नहीं होगी। आरव ने आंखें बंद कर लीं। सान्या की आंखों में पहली बार आंसू नहीं, बल्कि विश्वास की चमक थी। स्थान आरव का कमरा, समय रात। सबके जाने के बाद सान्या आरव के बेड के पास बैठी। सान्या ने धीरे से कहा, शुक्रिया आरव, मुझे बचाने के लिए। आरव ने सान्या की तरफ देखा। उसने धीरे से अपने हाथ से इशारा किया कि वो उसे लिखने के लिए कुछ दे। सान्या ने उसे एक नोटबुक और पेन दिया। आरव का हाथ बहुत कमजोर था, पर उसने बहुत छोटे, लगभग न पढ़े जाने वाले अक्षरों में एक गुप्त नोट लिखा। नोटबुक पर लिखा था KHANDAN। आरव ने फिर नोटबुक को जोर से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। सान्या ने उस शब्द को देखा, खानदान, परिवार। आरव का मैसेज साफ था,
हमलावर बाहर का नहीं है, वो इस परिवार के अंदर का कोई व्यक्ति है। सान्या के दिल में डर की जगह अब एक नई लड़ने की आग जल उठी। अब वो और आरव एक टीम थे और उनका दुश्मन हवेली के किसी कोने में छिपा बैठा था। आरव का कमरा, सिंघानिया हवेली, समय अगले कुछ दिन। आरव की खानदान वाले गुप्त संदेश के बाद सानिया और आरव ने चुपचाप मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। चूंकि आरव बोल नहीं सकता था और हवेली की दीवारें भी कान रखती थीं, इसलिए उन्होंने कोड वर्ड्स और इशारों की एक गुप्त भाषा बना ली थी। हर सुबह सानिया आरव की देखभाल करती और उसी दौरान वे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते। एक सुबह सानिया आरव को दवा दे रही थी। आरव ने धीरे से अपनी उंगली से 3 बार सानिया की हथेली पर टैप किया और फिर उसने अपनी नजरें कमरे में रखी एक पुरानी बंद तिजोरी की तरफ घुमाई। सानिया मन में, 3 टैप का मतलब है अतीत। तिजोरी, क्या हमलावर से जुड़ा कोई राज उस तिजोरी में बंद है? उसी पल अभिमन्यु कमरे में आ गया। अभिमन्यु, संदेह भरी नजरों से, तुम दोनों क्या कर रहे थे? दवा का वक्त हो गया था, इसलिए मैं देखने आया। सानिया, तुरंत खुद को संभालते हुए, हाँ, बस मैं उन्हें पीने का पानी दे रही थी, आप फिक्र ना करें, उनकी देखभाल ठीक से हो रही है। आरव ने धीरे से अभिमन्यु की तरफ देखा और फिर अपने चेहरे पर असहजता का भाव लाया। ये उनका कोड वर्ड था। सावधान, दुश्मन पास है। स्थान, प्रधान सिंघानिया का स्टडी रूम, समय शाम। प्रधान सिंघानिया ने महसूस किया कि आरव और सानिया के बीच कुछ बदल रहा है। सानिया अब पहले जैसी डरी हुई नहीं थी और आरव, जो पहले सानिया को नजरअंदाज करता था, अब उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रधान सिंघानिया ने अपने सबसे भरोसेमंद पुराने नौकर काका को बुलाया। प्रधान सिंघानिया ने धीमे स्वर में कहा, काका, मुझे आरव और सानिया पर नजर रखनी है। वे दोनों मेरे पीठ पीछे कुछ छुपा रहे हैं। मैं आरव की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं ले सकता। मुझे हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। काका, जी हुजूर, आप निश्चिंत रहें। इस हवेली का कोई भी कोना मेरी नजरों से नहीं बच सकता। काका ने तुरंत आरव के कमरे के पास अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया, कभी चाय लेकर तो कभी दवा का हिसाब लेने के बहाने। आरव और सानिया को अब और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ा। उनका गठबंधन अब खतरे में था। स्थान, आरव का कमरा, समय देर रात। रात के अंधेरे में जब सिंघानिया हवेली सो रही थी, सानिया आरव के पास बैठी थी। उन्होंने एक दूसरे को चुपचाप देखा। सानिया धीरे से, भावनात्मक लहजे में, आरव, हमें इतना नाटक क्यों करना पड़ा? हम एक दूसरे को पहले ही क्यों नहीं समझ पाए? आरव कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उसने सानिया का हाथ पकड़कर अपनी उंगली से हवा में धीरे से लिखा, डर। सानिया, डर? किसका डर? आरव ने फिर लिखा, अतीत, गलती। सानिया समझ गई। अतीत में आरव अपनी कमजोरियों और लापरवाहियों से डरता था और सानिया अपने पिता के नाम से जुड़े इल्जामों से। उनके रिश्ते की कड़वाहट की नींव डर और गलतफहमी पर टिकी थी। अब एक साझा दुश्मन ने उन्हें एकजुट कर दिया था। उनके पुराने रिश्ते की कड़वाहट अब एक दूसरे को बचाने की ताकत में बदल गई थी। सानिया को पहली बार लगा कि वो सचमुच आरव की पत्नी है, न कि सिर्फ एक समझौता। स्थान, आरव का कमरा, समय अगली सुबह। आरव ने तिजोरी की तरफ इशारा किया था। अगली सुबह जब सब नाश्ते के लिए गए, सानिया ने आरव के बताए गुप्त कोड से वो तिजोरी खोली। तिजोरी में कई जरूरी कागजात थे। उनमें से एक पीले पड़ चुके लिफाफे पर उसकी नजर पड़ी। लिफाफे के अंदर एक पुराना बैंक स्टेटमेंट और कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में वीरेंद्र और प्रधान सिंघानिया एक बड़ी पार्टी में खड़े थे। लेकिन बैंक स्टेटमेंट, वो 2005 का था। उसमें करोड़ों का एक बड़ा लेन देन दिखाया गया था, जो वीरेंद्र के खाते से प्रधान सिंघानिया के खाते में गया था और फिर कुछ दिनों बाद गायब हो गया था। सानिया के होंठ कांपने लगे। ये लेन देन उसी समय का था जब वीरेंद्र पर प्रधान सिंघानिया को धोखा देने का इल्जाम लगा था। सानिया मन में, ओ डैड, ये गोलीबारी का हमला किसी घरेलू झगड़े का नतीजा नहीं है। ये सालों पुराने व्यापारिक बदले की आग है। वो डर गई। उसके पति पर हमला वीरेंद्र के अतीत के काले साए से जुड़ा था। अब उसे अपने पति को बचाने के लिए अपने पिता के राज का सामना करना था। स्थान, वीरेंद्र का घर, ड्राइंग रूम। समय उसी शाम। तिजोरी से मिले कागजात ने सानिया को अंदर से हिला दिया था। उसने आरव को इशारों में सब बता दिया था और आरव ने भी उसे हिम्मत दी थी कि वो सच जाने। सानिया तुरंत अपने पिता से मिलने गई। सानिया, कागजात मेज पर पटकते हुए, आवाज में दर्द, डैड, ये क्या है? 2005 का ये लेन देन?
आपने प्रधान सिंघानिया को धोखा क्यों दिया? क्या आरव पर यह हमला इसी बदले की आग का नतीजा है? वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें नम हो गईं। वर्षों पुराना राज अचानक सामने आ गया था। वीरेंद्र धीरे से सिर झुकाकर, हाँ सानिया, ये सच है, मैंने किया था। प्रधान सिंघानिया ने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया था। वो सौदा मेरा सब कुछ छीन लेता, इसलिए मैंने उन्हें धोखा दिया। सानिया चीखते हुए, लेकिन क्यों, और आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? इसी वजह से मुझे सिंघानिया परिवार ने हमेशा लालची की बेटी समझा, और अब इसी वजह से आरव की जान खतरे में पड़ गई। वीरेंद्र माफी मांगते हुए, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन विश्वास करो, आरव पर मैंने गोली नहीं चलवाई। मैं बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने वो सब बहुत पहले छोड़ दिया है। मैं अब एक बदल चुका इंसान हूं। सानिया को अपने बदले हुए पिता पर विश्वास होने लगा, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। स्थान: आरव का कमरा, सिंघानिया हवेली। समय: देर रात। सानिया वापस हवेली लौटी। उसने इशारों में आरव को सब कुछ बताया, वीरेंद्र का धोखा और वीरेंद्र की कसम कि उसने गोली नहीं चलाई। आरव के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके चेहरे की नसें तन गई। वीरेंद्र के राज से वो बहुत नाराज था। उसने अपना तकिया जोर से मुट्ठी में भींचा और उसे बेड पर पटक दिया। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसका गुस्सा भयानक था। आरव ने फिर से लिखने के लिए कहा। उसका हाथ कांप रहा था, पर उसने 2 शब्द लिखे, चुनो, मुझे या सच। सानिया के सामने अब सबसे बड़ा संघर्ष था। एक तरफ उसका पति आरव, जिसकी सुरक्षा और विश्वास दांव पर था। दूसरी तरफ उसका पिता वीरेंद्र, जो कह रहा था कि वो बदल गया है और सच की तलाश में मदद करना चाहता है। सानिया मन में, मुझे आरव को बचाना है और उसके लिए मुझे हर राज को बाहर लाना होगा। चाहे मेरा पिता कितना भी सच्चा हो, अगर उसका अतीत हमलावर से जुड़ा है तो मुझे उसे भी इस्तेमाल करना होगा। स्थान: सिंघानिया हवेली के बाहर गार्डन एरिया। समय: अगली सुबह। सानिया ने चुपचाप वीरेंद्र को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। आरव के दोस्त दीपक को भी बुलाया गया। सानिया वीरेंद्र से, डैड, मैं मानती हूं कि आप बदल गए हैं, लेकिन आपका अतीत हमलावर के लिए एक रास्ता है। आरव को बचाने के लिए हमें एक टीम के रूप में काम करना होगा। दीपक भी हमारी मदद करेगा। दीपक वीरेंद्र से, मिस्टर वीरेंद्र, अगर आप सच कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, तो अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हमारी मदद कर सकते हैं। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया। वर्षों की शर्म और कमजोरी अब संकल्प में बदल गई थी। वीरेंद्र, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी, यानी सानिया और आरव की ढाल बनूंगा। मैं हत्यारे को ढूंढ निकालने के लिए अपने सारे राज, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करूंगा। इस तरह वीरेंद्र, सानिया और दीपक का एक नया और अजीब सा गठबंधन बन गया। स्थान: एक सुनसान वेयरहाउस। वीरेंद्र के कॉन्टैक्ट्स द्वारा जानकारी मिली। समय: उसी रात। वीरेंद्र के एक पुराने कॉन्टैक्ट ने उन्हें एक अहम सुराग दिया। वो गवाह जो हमले की रात हथियार के साथ मौजूद था, वो असल में सिंघानिया परिवार का कोई सदस्य नहीं था। ये कोई घरेलू झगड़ा नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम था। सानिया, वीरेंद्र और दीपक उस वेयरहाउस पहुंचे जहां किलर ने आखिरी बार फोन इस्तेमाल किया था। दीपक जमीन पर पड़ी एक सिगरेट बट को देखकर, ये सिगरेट ये कोई आम आदमी नहीं पीता। मिस्टर वीरेंद्र सही कह रहे थे, ये घरेलू रंजिश नहीं है, ये किसी प्रोफेशनल का काम है। सानिया के दिमाग में बिजली कौंधी। सानिया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है तो किसी ने उसे किराए पर लिया होगा, और वो व्यक्ति खानदान के अंदर ही है। उन्हें उस जगह से एक जला हुआ कागज का टुकड़ा मिला जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। ये नंबर किलर को काम पर रखने वाले व्यक्ति का हो सकता था। सानिया को पता था कि अब उन्हें परिवार के अंदर छिपे हुए मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए इन सुरागों का पीछा करना होगा। अब लड़ाई आरव के जीवन को बचाने की नहीं, बल्कि सिंघानिया परिवार के अंदर छिपे हुए असली विश्वासघाती को बाहर लाने की थी। स्थान: शहर की पुरानी गलियां और इंटरनेट कैफे। समय: रात। सानिया, वीरेंद्र और दीपक मिलकर किलर के नंबर का पीछा कर रहे थे। वीरेंद्र अपने पुराने व्यापारिक नेटवर्क और अंडरवर्ल्ड के संपर्कों का इस्तेमाल कर रहा था, और दीपक तकनीक और पुलिस के कनेक्शन का। दीपक ने पता लगाया कि वह जला हुआ नंबर एक प्रीपेड गुमनाम फोन का था, जिसे एक पुरानी इंटरनेट कैफे से कुछ ही दिन पहले सक्रिय किया गया था। सानिया और दीपक तुरंत उस कैफे पहुंचे। उन्होंने मालिक को डराया, धमकाया और फुसलाया, तीनों तरह से। कैफे मालिक ने बताया कि उस फोन को एक नकाबपोश आदमी ने लिया था, लेकिन उसने उस आदमी को पहले कहीं देखा था।
कैफे मालिक डरते हुए। वह वह आदमी अक्सर पास की जिम में जाता है। उसका नाम, हाँ, उसका नाम रमेश था। वह थोड़ा अजीब था। ये नाम किलर का था। अब उन्हें पता चल गया कि हमलावर का असली नाम क्या है। वीरेंद्र को अपने सूत्रों से पता चला कि रमेश अब शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। तीनों ने मिलकर जाल बिछाया। स्थान सिंघानिया हवेली, अभिमन्यु का कमरा। समय उसी शाम। आरव और सान्या की नज़दीकी और एसपी वर्मा की ढीली पड़ती जांच से अभिमन्यु घबरा गया था। वह जानता था कि अगर सच सामने आया तो उसका वारिस बनने का सपना टूट जाएगा। अभिमन्यु ने एक नया और खतरनाक जाल बिछाया। उसने चुपचाप सान्या की पुरानी डायरी के पन्ने फाड़कर उन पर जबरदस्ती से लिखा कि वह आरव को मारने के लिए वीरेंद्र के पुराने दुश्मन से मिली थी। उसने डायरी के पन्नों को एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां से पुलिस को वो आसानी से मिल जाएं। आरव के कमरे में रखी एक पुरानी किताब के अंदर। अभिमन्यु मन में, यह डायरी बताएगी कि सान्या और वीरेंद्र मिलकर आरव को मारना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पुराने दुश्मनों का इस्तेमाल किया। पुलिस फिर से सान्या पर शक करेगी और मैं साफ बच जाऊंगा। स्थान हवेली के ड्राइंग रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। समय अगले दिन। आरव की सेहत में सुधार हो रहा था और उसकी आवाज धीरे धीरे लौटने लगी थी। प्रधान सिंघानिया ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आरव को व्हीलचेयर पर लाया गया। अभिमन्यु और दादी उसके बगल में खड़े थे, जबकि सान्या और वीरेंद्र दूर खड़े थे। एक रिपोर्टर ने आरव से सान्या के बारे में पूछा, क्या आप अब भी अपनी पत्नी सान्या पर हमले का शक करते हैं? पूरा हॉल खामोश हो गया। अभिमन्यु आत्मविश्वास से सान्या की तरफ देखकर मुस्कुराया। आरव ने बहुत जोर लगाया। उसकी आवाज पहले धीमी और टूटी हुई थी, पर उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से बात की। आरव टूटी हुई आवाज में पर दृढ़ता से, नहीं, मेरी पत्नी सान्या निर्दोष है। उसकी आवाज में भले ही कमजोरी थी, लेकिन उसका संदेश साफ था। उसने सान्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में विश्वास था। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। इस एक शब्द ने पिछले सभी इल्जामों को धो दिया था। स्थान शहर से बाहर जाने वाली सड़क, एक चेक पॉइंट। समय रात। सान्या, वीरेंद्र और दीपक ने अपनी योजना के अनुसार किलर रमेश को शहर से भागने से पहले पकड़ने का इंतजाम किया। पुलिस को पहले ही गुप्त सूचना दे दी गई थी। चेक पॉइंट पर रमेश अपनी कार में था। पुलिस ने उसे घेर लिया। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र और दीपक ने मिलकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने रमेश से पूछताछ शुरू की। सान्या और वीरेंद्र दूर खड़े थे। रमेश डरा हुआ, चीखते हुए, हाँ, मैंने गोली चलाई थी, लेकिन मैंने ये सब किसी के कहने पर किया था। मुझे एक सीनियर आदमी ने आदेश दिया था। उसने मुझे पैसे दिए थे। मैं नाम जानता हूँ। रमेश ने उस व्यक्ति का नाम लिया जिसने उसे काम पर रखा था। वह व्यक्ति सिंघानिया परिवार का एक ऐसा सदस्य था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। आरव का विश्वसनीय चाचा या कोई सम्मानित वरिष्ठ सदस्य। सान्या ने वीरेंद्र की तरफ देखा। अब उन्हें पता चल गया था कि असली षड्यंत्रकारी कौन है, और वह कोई अभिमन्यु नहीं, बल्कि कोई और सीनियर और सम्मानित व्यक्ति है। अंतिम पर्दाफाश के लिए अब वे तैयार थे। सान्या, आरव, जो अब व्हील चेयर पर था, वीरेंद्र और दीपक ने मिलकर पुलिस के साथ एक योजना बनाई। किलर रमेश के बयान के आधार पर उन्हें उस व्यक्ति को पकड़ना था जिसने उसे काम पर रखा था। आरव के चाचा जयंत सिंघानिया, जिन्हें परिवार में सबसे शांत और समझदार माना जाता था। शाम को परिवार को एक जरूरी बैठक के लिए इकट्ठा किया गया। जयंत चाचा भी वहां मौजूद थे, शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए। प्रधान सिंघानिया गुस्से में, ये क्या हो रहा है? पुलिस यहाँ क्यों है? मैंने सब कुछ संभाल लिया था। एसपी वर्मा अंदर आए। उनके पीछे किलर रमेश को खड़ा किया गया था। एसपी वर्मा शांत पर अधिकारपूर्ण आवाज में, प्रधान साहब, आपके बेटे आरव पर गोली चलाने वाला यही आदमी है। इसने हमें बताया है कि इसे आपके भाई मिस्टर जयंत सिंघानिया ने किराए पर लिया था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जयंत चाचा का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जयंत हंसते हुए, जो धीरे धीरे पागलपन की चीख में बदल गई, हाँ, मैंने किया। ये होना ही था। ये गोल्डन बॉय, हमेशा सब कुछ इसी को मिला, सारी इज्जत, सारा प्यार। और मैं, जो सालों तक पर्दे के पीछे काम करता रहा, हमेशा एक दूसरा नंबर ही रहा। अब स्थान है चाय का कमरा। समय है टकराव जारी। जयंत चाचा अपनी नफरत का कारण बताने लगे। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। जयंत प्रधान सिंघानिया को देखते हुए, आप मेरे भाई हमेशा आरव को वारिस कहते थे। मैंने अपने जीवन के 30 साल इस कंपनी को दिए।
और आरव? वह एक लापरवाह लड़का था। उसे ये विरासत नहीं मिलनी चाहिए थी। ये कुर्सी मेरी थी। आरव व्हीलचेयर पर बैठा अपने चाचा को देखता रहा। उसके चेहरे पर सदमा नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। प्रधान सिंघानिया, जो अब तक जयंत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरह टूट गए। प्रधान सिंघानिया जमीन पर बैठकर आवाज में रोना, तुम मेरे भाई हो, मेरा अपना खून। तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। मैंने क्या किया? मैंने अपने ही घर में एक हत्यारे को पाला। सुभद्रा देवी, दादी, प्रधान सिंघानिया के पास आती हैं। ये हमारी गलती है। हम हमेशा पैसे और वारिस के पीछे भागते रहे और हमने प्यार को खो दिया। स्थान चाय का कमरा, समय अंतिम द्वंद्व। जैसे ही पुलिस जयंत को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी, जयंत ने टेबल पर रखी एक भारी ट्रॉफी उठा ली। उसकी आंखें अब सान्या और वीरेंद्र पर थीं। जयंत चीखते हुए, और तुम वीरेंद्र, तुम आजाद हो गए। तुम्हारे पुराने गुनाहों का बदला तो लेना ही पड़ेगा। उसने ट्रॉफी वीरेंद्र की तरफ फेंकी। वीरेंद्र ने पलक झपकाए बिना खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि ट्रॉफी वीरेंद्र को लगती, आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने व्हीलचेयर को जोर से घुमाया और अपने शरीर को आगे किया, जिससे ट्रॉफी उसके बाजू पर लगी। सान्या चीखते हुए, आरव! वीरेंद्र ने तुरंत आरव को संभाला। आरव दर्द से करहा रहा था, पर उसकी नजरें अपने चाचा पर थीं। आरव, आवाज थोड़ी साफ हो गई, अब नहीं, अब और नहीं। जयंत को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। वीरेंद्र आरव को सहारा देते हुए, आंखों में आंसू, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने उस आदमी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी जिसने कभी तुम्हारे पिता को धोखा दिया था। तुमने मुझे सच में बदल दिया। इस पल वीरेंद्र और आरव का बंधन, जो पहले नफरत पर आधारित था, अब आशीर्वाद और बलिदान की नींव पर मजबूत हो गया। सान्या ने अपने पति और पिता को देखा। दोनों सुरक्षित थे और सच्चाई जीत गई थी। स्थान सिंघानिया हवेली, कई सप्ताह बाद, समय सुबह। जयंत चाचा और किलर रमेश को उनके अपराधों के लिए सजा मिली। सिंघानिया परिवार का नाम मीडिया में साफ हुआ, लेकिन उनकी इज्जत को गहरा धक्का लगा था। प्रधान सिंघानिया ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अस्थायी रूप से व्यापार से दूरी बना ली। वीरेंद्र ने सान्या और आरव को पूरी तरह से समर्थन दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और व्यापारिक नेटवर्क का उपयोग सिंघानिया एम्पायर को इस संकट से उबारने में किया। एक शांत सुबह प्रधान सिंघानिया ने सान्या को बुलाया। प्रधान सिंघानिया, आंखों में पछतावा, सान्या, मैं माफी मांगता हूं। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें दोषी ठहराया। मैंने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थीं। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए शुक्रिया, और वीरेंद्र का भी। सान्या शांत और परिपक्व, डैडी जी, हम सब ने गलतियां की हैं। अब समय है कि हम इन गलतियों को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें। इस पल सान्या को आधिकारिक रूप से सिंघानिया हवेली की नई कुलवधू, मैट्रियार्क के रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्थान सिंघानिया कॉर्पोरेट ऑफिस, बोर्ड रूम, समय दोपहर। परिवार के अंदर की कड़वाहट जब मीडिया में आई तो बाहरी व्यापारिक दुश्मनों ने सिंघानिया एम्पायर पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी ने उनके कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स छीनने की कोशिश की। बोर्ड मीटिंग चल रही थी। अभिमन्यु और कुछ पुराने बोर्ड सदस्य अभी भी आरव पर शक कर रहे थे कि वह इस स्थिति को नहीं संभाल पाएगा। तभी आरव ने मीटिंग की कमान संभाली। उसकी आवाज अब वापस आ चुकी थी और उसमें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता थी। आरव, सभी को देखते हुए, हाँ, हमारे परिवार में समस्याएं थीं, लेकिन अब नहीं है। मैं अब सिर्फ गोल्डन बॉय नहीं हूं, मैं आरव सिंघानिया हूं, और मेरे साथ खड़ी है मेरी पत्नी सान्या सिंघानिया। आरव ने सान्या की तरफ देखा। सान्या ने तुरंत कंपनी को बचाने के लिए एक नया और आक्रामक बिजनेस प्लान पेश किया, जिसमें वीरेंद्र के अनुभव को शामिल किया गया था। सान्या आत्मविश्वास से, हम पुरानी परंपराएं तोड़ेंगे। हमारे बिजनेस में अब सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि ईमानदारी, कर्मचारियों का सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी होगी। हम एक नया और मजबूत सिंघानिया एम्पायर बनाएंगे। बोर्ड सदस्यों ने सान्या और आरव के संयुक्त नेतृत्व के सामने सिर झुका दिया। स्थान सिंघानिया हवेली, छत पर, समय शाम। सूरज ढल रहा था। सान्या और आरव हवेली की छत पर खड़े थे, जहां से पूरा शहर दिखता था। आरव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। आरव सान्या का हाथ पकड़ते हुए, तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई सान्या, बल्कि तुमने इस पूरे परिवार को बचा लिया। मैं पहले सिर्फ गोल्डन वारिस था, घमंडी और लापरवाह। तुमने मुझे एक अच्छा नेता और एक अच्छा इंसान बनाया। सान्या मुस्कुराते हुए, और आपने मुझे सिखाया कि विश्वास डर से ज्यादा ताकतवर होता है। हमारा रिश्ता एक समझौता था जो अब एक मजबूत गठबंधन बन गया है। आरव ने सान्या को प्यार से अपनी तरफ खींचा। आरव, अब हम इस एम्पायर को मिलकर चलाएंगे। एक ऐसी विरासत जो लालच पर नहीं बल्कि प्यार और न्याय पर आधारित होगी।
अंतिम दृश्य। सान्या और आरव एक दूसरे को देखते हैं। हवेली की रोशनी उनके पीछे चमक रही थी। उन्होंने एक नई शुरुआत का वादा किया, एक ऐसा भविष्य जो उनके अतीत की कड़वाहट से दूर, उज्जवल, मजबूत और प्यार भरा था।